नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइट अगेंस्ट करप्शन। दोस्तों, इंसाफ का रास्ता इतना लंबा है कि उस तक मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जूते घिस जाते हैं। इंसाफ दम तोड़ देता है, धैर्य जवाब दे जाता है और कोर्ट से मिलती है तो सिर्फ एक तारीख। कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, मुकदमे चलते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर वकीलों की बहस जिरह सुनाई देती है और उस पर भी जज साहब देते हैं जनता को तो सिर्फ एक तारीख। जनता सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करती है, नारेबाजी करती है और कोर्ट में जज साहब फिर से देते हैं जनता को एक तारीख। और ये तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि कोटद्वार के दो ऐसे बिंदु हैं जो कि इस समय काफ़ी 2 वर्षों से चर्चाओं में है। एक तो हो गया अंकिता भंडारी का केस और दूसरा माल्या नदी का पुल। इन दोनों को एक जैसा ही समय हो चुका है और इनका अभी तक तारीख पे तारीख का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है। और इसी सिलसिले में आज हम सिम्माचौड़ कोर्ट में आए हैं और हमारे साथ में है श्री आशुतोष नेगी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पूर्व में एक पत्रकार भी रह चुके हैं और अंकिता भंडारी मामले में शुरू दिन से लेकर आज दिन तक ये उनके साथ में रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ सर आपका। धन्यवाद जी। सर, क्या अपडेट है आज का, जो कि सुनाई दे रहा था कि आज हियरिंग लास्ट है उसकी जिराबाजी की? देखिए, जो जिरह चल रही है वो डिफेंस की तरफ से चल रही है। मतलब डिफेंस मतलब जो पुलकित सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के वकील हैं, वो अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके बारे में उनको बचाने के लिए बात रख रहे हैं, जिरह कर रहे हैं। और संभवतः आज तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में वो जिरह पूरी हो जाएगी मुझे लगता है, और उसके बाद इसमें फैसला आना है। बाकी और कुछ इसमें बचा नहीं है। आप जिस प्रकार की सुर्खियों में खबरों में आया था कि जो पुलकित आर्य है ये अपने नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है, तो उससे नार्को टेस्ट हो क्यों नहीं रहा है? क्या कुछ पेंच है उसमें? देखिए, नार्को टेस्ट की डिमांड तो जनता शुरू से कर रही थी और सरकार ने भी एक बार कहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है सरकार ने नार्को टेस्ट नहीं करवाया। सरकार अपनी बात से पलट गई और कुछ दिन पहले पुलकित आर्य ने जो है खुद कहा था कि वो अपनी इच्छा से नार्को टेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन वो उसकी जो एप्लीकेशन थी वो भी यहाँ से खारिज हो गई है। बताया जा रहा है कि वो केवल 2 सवाल पूछवाना चाहता था कि मैंने उसको धक्का दिया कि नहीं दिया चिला बैराज में, और मैंने फिर उसे बचाने का प्रयास किया कि नहीं किया। तो इन 2 बिंदुओं पर संभवतः कोर्ट सहमत नहीं थी कि केवल ये 2 सवाल पूछे जाएं, और ये 2 सवाल अब जो है स्पष्ट रूप से पूछे जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी है कि पुलकित आर्य मौके पे मौजूद था। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और अंकिता, ये 4 लोगों की जो है जो मोबाइल की लोकेशन है, लास्ट लोकेशन एक ही पॉइंट पे है। तो इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। और ये भी स्पष्ट है कि उसको धक्का दिया गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से, जो डॉक्टर की गवाही कोर्ट में हुई है, उसके माध्यम से कहा गया है कि उसको एक फोर्सफुल पुश यानी कि जबरदस्त धक्का या जबरन धक्का दिया गया। तो ये धक्का तो देखिए इन तीनों ने ही दिया होगा, और तो वहाँ पे चौथा कोई था नहीं। तो ये दोनों सवालों का कोई औचित्य नहीं था। एक ही सवाल बचता था वीआईपी का, और उसमें इसने खुद एप्लीकेशन में पुलकित आर्य ने ये नहीं लिखा था कि वीआईपी का सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। और सरकार तो देखिए पहले दिन से ही वीआईपी के नाम को छुपा रही है। तो सरकार क्यों चाहेगी कि उसके नाम का खुलासा हो? और सरकार की पुलिस है, सरकार की एसआईटी है। एसआईटी ने वीआईपी के मामले को पूरी तरीके से दबा दिया था। इसी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें दुर्भाग्य से न्याय नहीं मिला। हाँ, जो ये लोकतांत्रिक तरीके से वीआईपी का नाम क्योंकि खोला जा चुका है, अजय कुमार का नाम अंकिता की मां ने लिया है, और सरकार पर जिस तरह से जनता आंदोलित है, दबाव बनेगा, तो मैं समझता हूँ पुष्कर सिंह धामी अजय कुमार की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच करवाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति है उसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि वीआईपी आखिरकार कौन था। जिस प्रकार आज यहाँ पर महिलाओं का और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स लोग हैं उनका प्रोटेस्ट भी था अंकिता भंडारी के लिए, और उस पर एक नारा लगा कि जो इनका पुलकित आर्य का वकील है उसका भी बहिष्कार किया जा रहा है, और उसके लिए उसके मुर्दाबाद के नारे लगे। आपका क्या मानना है इस विषय पर? देखिए, इसमें जो मैं सुन रहा था, अमित सजवाण जी के खिलाफ नारे लग रहे थे, और वो इसलिए लग रहे होंगे कि वो पहाड़ी मूल निवासी
बिरादरी से आते हैं। उनका गांव पौड़ी डोब सिरकोट जो अंकिता का गांव है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर पौड़ी में है, गांव भी नज़दीकी है और वो मुजरिमों को बचाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो इससे जनता आक्रोशित है। अब ये फैसला तो अमित सजवाण का है कि उनको नैतिक रूप से ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन जनता की नज़र में मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अपराध कर दिया है कि जिसके लिए जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे। ये सितंबर 2022 की घटना है जो कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में घटी है और उस समय मौजूदा विधायक थी रेणु बिष्ट जी। तो क्या कारण है कि रातों रात वो कमरा तोड़वा दिया गया, होटल तोड़वा दिया गया, परंतु जो यहाँ पर जो मुकदमा चल रहा है उसमें रेणु बिष्ट का कहीं से कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, जो रेणु बिष्ट है वो भाजपा सरकार की विधायक है, जो मौजूदा सरकार है उसकी विधायक है। और जिस तरह से रिजॉर्ट तोड़ा गया था उसमें स्वयं मुख्यमंत्री धामी का ट्वीट था कि हमने उसके रिजॉर्ट को तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं। तो वो निश्चित तौर पे जो है मुख्यमंत्री के आदेश पर रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट तोड़ा था। और क्यों तोड़ा था वो बात भी स्पष्ट है कि उस कमरे में कुछ साक्ष्य हो सकते थे। उत्तराखंड पुलिस ने उसकी खानापुरी के लिए जांच जरूर की थी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने जब जांच में कुछ नहीं निकाल के लाई है कि उस कमरे में कुछ नहीं था, जबकि पुल के तारे उस कमरे में दिन भर था और संभवतः वहाँ पे कुछ न कुछ गलत अंकिता के साथ हुआ होगा, तो उसके बाद जो है पुलिस ने खुद ही कहा होगा कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरह से जनता आक्रोशित है और कल इसमें सीबीआई जांच होती है तो फिर ये चीज़ें निकल के आ सकती है कि यहाँ तो ये एविडेंस भी मिले। तो उत्तराखंड पुलिस बहुत मुश्किल में आ सकती थी और उत्तराखंड पुलिस के जो तत्कालीन डीजीपी थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, उनके आदेश के बाद रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट तोड़वाया, ये बात स्पष्ट है। और इसके लिए यहाँ पे जो है हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी कि उनको जो है साक्ष्य मिटाने का मुजरिम बनाया जाए। अंकिता के पिताजी ने वो एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। हम कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट में उस मामले को लेके जाएं, हाईकोर्ट में एक फ्रेश एप्लीकेशन हम लोग लगाएं कि उनको भी मुजरिम बनाया जाए। सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है केवल इसलिए कि वो भाजपा की विधायक हैं और मुख्यमंत्री के आदेश पे या तत्कालीन डीजीपी और मुख्यमंत्री की मिलीभगत से जो आदेश दिए गए थे उसका पालन रेणु बिष्ट ने किया था, ये ऐसा लगता है। और इसी वजह से सरकार अपनी शायद जिम्मेदारी समझ रही होगी कि रेणु बिष्ट को बचाया जाना चाहिए और इसी वजह से रेणु बिष्ट को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जनता उनके खिलाफ भी नारे लगा रही है कि उनको भी उसमें साक्ष्य मिटाने का अपराधी बनाया जाए, उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इस कोर्ट में उनको केवल गवाह बनाया गया और गवाह बनाने के बाद उनको समन भी नहीं भेजा गया कि उनकी गवाही यहाँ पे ली जाए। तो ये सारा दोष उत्तराखंड पुलिस का है, एसआईटी का है और भाजपा की डबल इंजन धामी सरकार का है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आशुतोष नेगी जी और सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा और किन किन बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।